ओके, नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत वाजपेयी आप सभी लोगों का आरंभ द बिगिनिंग पर एनसीईआरटी हिस्ट्री की इस क्लास में बहुत स्वागत करता हूं। और आज के अपने इस सेशन में हम लोग क्लास 8 की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 डिस्कस करेंगे। और अपने वादे के मुताबिक जो पिछले वीडियोस हैं आप लोगों ने देखे होंगे कि वो सारे के सारे आपको हिंदी की पीडीएफ साथ में अवेलेबल कराई गई है। मैं रेफरेंस के लिए यहाँ पर इंग्लिश की पीडीएफ को रखता हूँ, ठीक है, बट हम लोग चर्चा अपनी बाइलिंगुअल करते हैं। चैप्टर नंबर 5 है 57 का विद्रोह। क्या क्या हुआ यहाँ पर, जरा उसकी हम लोग चर्चा करते हैं। शुरू करते हैं। देखो, अंग्रेजों ने जब भारत के ऊपर में कब्जा किया, ठीक है, तो उन्होंने अलग अलग तरह की नीतियां अपनाई, जैसे कि राजाओं के लिए अलग पॉलिसीज थी, रेवेन्यू पॉलिसीज थी, हमारे समाज में कई किस्म के बदलाव किए, ठीक है। तो अब हमारे देश के लोगों ने क्या उन बदलावों को स्वीकार कर लिया या उनका विरोध किया? तो मैं आपको बता दूं कि हमारे देश के लोगों ने इन बदलावों का विरोध किया। और मैंने आपको पिछले चैप्टर्स में बिरसा मुंडा की कहानी बताई थी कि कैसे आदिवासियों ने विद्रोह किया था। 19वीं शताब्दी के अंदर में पूरी दुनिया के अंदर में जहां जहां पर ब्रिटिश साम्राज्य था, वहां वहां पर जब उन्हें भयानक जो है प्रतिरोधों का सामना करना पड़ा, तो उसमें सबसे बड़ा जो स्ट्रगल उनको फेस करना पड़ा, दैट वाज इन इंडिया, वो भारत के अंदर में। ओके तो चलिए देखते हैं जरा कि अंग्रेजों ने जब भारत के अलग अलग राज्यों पर कब्जा करना शुरू किया, तो उन्होंने भारत के जो राजे रजवाड़े थे, नवाब थे, उनकी सत्ता पर कब्जा कर लिया। ठीक है भाई। आप अगर हम लोग बात करें भारत के अंदर में, तो हमारे यहाँ पर बंगाल का एरिया था, मैसूर का एरिया था, अवध के क्षेत्र थे, इन सब के ऊपर में अंग्रेजों ने कब्जा किया। भारतीय सेनाओं को भंग कर दिया गया, भारतीय सेनाओं को भंग कर दिया गया, भारतीय सैनिक बेरोजगार हो गए। अगर हम एक उदाहरण की बात करें तो लक्ष्मीबाई की बात करें। लक्ष्मीबाई सिर्फ इतना चाहती थी कि उनके हस्बैंड की डेथ होने के बाद में उनका जो बेटा है दामोदर राव, उसे वो गोद ले लें और शासन चलाएं, लेकिन अंग्रेजों ने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया और लक्ष्मीबाई ने फलस्वरूप विद्रोह किया। नाना साहेब की बात करें तो नाना साहेब जो थे वो एडॉप्टेड चाइल्ड थे पेशवा बाजीराव सेकंड के। बाजीराव सेकंड जो कि महाराष्ट्र से आते थे, ठीक है। और बाजीराव सेकंड को 1818 में अंग्रेजों ने एग्जाइल में भेज दिया था, निर्वासन में भेज दिया था, बिठूर बिठूर में इनको जो है भेज दिया गया था बाजीराव सेकंड को। अच्छा, अब इन्हीं के गोद लिए दत्तक पुत्र थे नाना साहब। अच्छा, अब मैं एक बात आपको और बता दूं, इन नाना साहब का रियल नेम था धुंधु पंत। इनका रियल नेम क्या था? धुंधु पंत, ये इनका वास्तविक नाम था। अच्छा भाई, तो नाना साहब जो हैं वो सिर्फ ये चाहते थे कि जो उनके पिता को जो पेंशन मिल रही थी, मतलब कि बाजीराव सेकंड को, वो उनको मिलती रहे। अंग्रेजों ने इनकार कर दिया। अवध की हम लोग बात करें तो अंग्रेजों ने अवध के एक बड़े हिस्से पर 1801 में कब्जा कर लिया था, फिर भी उनकी लालच उनका पूरा नहीं हुआ और 1856 में उन्होंने अवध के ऊपर में कुशासन का आरोप लगा करके कब्जा किया, अवध की सेना को डिसॉल्व कर दिया, सैनिकों को बेरोजगार कर दिया, किसानों पर लगान बढ़ा दिया। अब इन सब वजहों से आप जरा बताओ, झांसी में, कानपुर में, अवध में असंतोष नहीं बढ़ेगा, गुस्सा नहीं पैदा होगा अंग्रेजों में? इसके अलावा ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। 1849 में डलहौजी ने यह बात स्पष्ट कर दी कि जो मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर है, ठीक है, जो आखिरी मुगल बादशाह के तौर पर देखे गए, बहादुर शाह जफर, जिनका वास्तविक नाम था बहादुर शाह सेकंड, जफर इनका पेन नेम था, पोएट्री करते थे जफर के नाम से ये। तो बहादुर शाह जफर जो है, इनके ना रहने के बाद जो मुगल फैमिली है उनको लाल किले से निकाल करके दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। और 1856 में जब कैनिंग आया तो वो 2 कदम आगे बढ़ गया। कैनिंग ने यह कह दिया कि जो बहादुर शाह जफर है वो आखिरी मुगल बादशाह होंगे और इसके बाद जो इनके बेटे हैं वो महज राजकुमार कहे जाएंगे, प्रिंस कहे जाएंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं। अब भारत के अंदर में अंग्रेजों के पहले जितने भी राजे रजवाड़े थे, क्षेत्रीय शक्तियां थी, रीजनल पावर्स थी, वो सब मुगलों के कंट्रोल में काम कर रहे थे। और इस तरीके से मुगलों की ये इंसल्ट होना, कहीं ना कहीं सबको ये मैसेज गया कि अंग्रेजों की ताकत बहुत ज्यादा अब बढ़ गई है। इसके अलावा मैंने सिपाहियों की बातें अभी कर दी हैं, सेना को बर्खास्त किया जा रहा था, सिपाहियों की नौकरियां जा रही थी।
किसानों के ऊपर में लगान बहुत ज्यादा बढ़ाया जा रहा था, इसकी वजह से किसान नाराज थे। सिपाहियों की कुछ और समस्या भी थी, मैं बताता हूं आपको। हमारे देश के अंदर में हिंदू समुदाय के अंदर में एक मान्यता थी कि अगर हिंदू समंदर को पार करेंगे तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। 1824 में एक घटना घटी थी जब अंग्रेजों को बर्मा, उस समय जो है एंग्लो बर्मा वॉर चल रहा था, हम लोग पढ़ेंगे भी इसको आगे जो है, एनसीईआरटी में नहीं पढ़ेंगे, अपने जो नॉर्मल क्लासेस है उनके अंदर में देखेंगे हम लोग। तो जब 1824 में बर्मा के साथ युद्ध चल रहा था तो अंग्रेजों ने बंगाल से सैनिकों को बर्मा जाने के लिए कहा समंदर के रास्ते। हमारे सैनिकों ने मना कर दिया कि हम समंदर के रास्ते तो नहीं जाएंगे, जमीन के रास्ते जाने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट जमीन का रास्ता लंबा था, समंदर का रास्ता शॉर्ट था। तो अभी अल्टीमेटली यहाँ पर हुआ क्या कि अंग्रेजों ने सिपाहियों के खिलाफ कड़े कदम उठाए। 1856 के अंदर में अंग्रेज एक नियम लेकर के आए। 1856 में अंग्रेज एक नियम लेकर के आए और उन्होंने ये बोल दिया कि अगर अंग्रेजों को समंदर पार किसी दूसरे क्षेत्र में सेवा की जरूरत पड़ेगी तो जो भी सोल्जर्स है उनको जाकर के वहां पे सर्विसेज देनी पड़ेंगी। सिपाही इस बात से मना नहीं कर सकते, इनकार नहीं कर सकते। अच्छा भाई, तो सिपाहियों में इस बात से निश्चित रूप से असंतोष पैदा होगा। इसके अलावा अंग्रेज जो रिफॉर्म्स कर रहे थे, सती प्रथा को उन्होंने बैन किया 1829 में, विधवा पुनर्विवाह को आरंभ किया। तो भारत के अंदर में एक ऐसा वर्ग था जिसको ये लग रहा था कि अंग्रेज हमारे धर्म को भ्रष्ट करने जा रहे हैं। और इसके अलावा 1830 के बाद से भारत के अंदर में जो मिशनरी एक्टिविटीज थी, मतलब कि जो ईसाई मिशनरी थे जो कि भारत के अंदर में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे, उनकी जो एक्टिविटीज थी वो और बढ़ी। अंग्रेजों ने उनको प्रोटेक्शन दी कि आप भारत के अधिक से अधिक लोगों का धर्म परिवर्तन कराएं और हमारा आपको समर्थन है। और इसी में अंग्रेजों ने 1850 में एक नया नियम बनाया, धार्मिक कानून 1850 का। इसमें क्या था? इसमें अंग्रेजों ने कहा कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति, ठीक है, वो ईसाई धर्म को स्वीकार करता है, क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट कर लेता है, तो उसके जो फादर की जो प्रॉपर्टी है उसमें उसका हिस्सा बना रहेगा। अभी होता यह था कि अगर बेटे ने धर्म परिवर्तन कर लिया है तो वो पिता की जायदाद से बेदखल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अंग्रेजों ने यह कानून बना करके ईसाई धर्म के अंदर परिवर्तन को और आसान बना दिया। तो अब बहुत जाहिर सी बात है कि भारत के अंदर में इन सब चीजों के प्रति एक रिएक्शन होगा। तो अभी तक आपने क्या क्या देखा? अभी तक आप लोगों ने देखा कि नवाबों के ऊपर किस तरीके से कब्जा किया गया, कैसे उनमें गुस्सा भर रहा था, सिपाही और किसान कैसे परेशान किए जा रहे थे। आपने देखा जो अंग्रेज सुधार कर रहे थे उसके प्रति भारत के अंदर में क्या एक रिएक्शन देखने को मिल रही थी। अच्छा भाई, अब यहाँ पर है क्या चीज, दो घटनाक्रम यहाँ बताए गए हैं। आप अगर इन बॉक्सेस को देखें, देखिए जनता के बीच में जो चीजें चलती हैं वो बिल्कुल डिफरेंट चलती हैं। 84 नियमों की सूची, द लिस्ट ऑफ 84 रूल्स। एक्चुअली एक ब्राह्मण थे महाराष्ट्र के, उनका नाम था विष्णु भट्ट गोडसे। इनकी पुस्तक है मांझा प्रवास। इनकी पुस्तक है मांझा प्रवास, मतलब ये मराठी शब्द है, विच मीन्स मेरा प्रवास, मेरी यात्राएं। तो ये आप इसी बीच में जो है मथुरा में किसी धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आ रहे थे, तो इन्हें कुछ सिपाहियों ने बताया कि आप लोग जहां से भी आए हैं तुरंत लौट जाएं, यहाँ पर एक भयानक विद्रोह होने वाला है। और निश्चित रूप से कुछ समय के बाद विद्रोह हुआ और सिपाहियों ने बोला कि अंग्रेज सरकार ने जो है कुछ नियम बनाए हैं और 84 करीब 84 ये रूल्स हैं जिनको भारत के राजे रजवाड़ों ने मानने से इनकार कर दिया है और भारत के राजे रजवाड़े इन 84 रूल्स के खिलाफ विद्रोह करेंगे। अच्छा भाई, तो आप देखिए कि शासन की बातें जनता तक किस रूप में पहुंचती है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या निकल सकता है कि मांझा प्रवास पुस्तक किसकी है? विष्णु भट्ट गोडसे की। यहाँ पर पूरी कहानी नहीं तुम्हारे मतलब की है, पुस्तक का नाम महत्वपूर्ण है। ऐसा ही एक सूबेदार सीताराम पांडे थे, सूबेदार थे ये। 57 के विद्रोह को दबाने में इन्होंने अंग्रेजों की मदद की थी और इनका बेटा विद्रोही था जिसे अंग्रेजों ने इनके सामने ही मारा था। इनका सीनियर ऑफिसर था नॉरगेट। जब विद्रोह खत्म हुआ तो नॉरगेट ने सीताराम पांडे को बोला कि आप अपने जो मेमोरायर्स है, अपने संस्मरण हमको लिखें। तो इन्होंने अवधी भाषा में सिपाही से सूबेदार तक नामक एक पुस्तक लिखी, ठीक है, जिसको बाद में नॉरगेट ने ट्रांसलेट किया था। अब एग्जाम में क्वेश्चन निकल सकता है कि सिपाही से सूबेदार पुस्तक किसकी है? जवाब क्या होगा? सीताराम पांडे की पुस्तक। किसकी पुस्तक है? सीताराम पांडे की पुस्तक है सिपाही से सूबेदार। ठीक है, पुस्तकों के नाम जरा आप लोग ध्यान रखेंगे।
अच्छा भाई अब यहाँ से ये शब्द जरा आप लोग ध्यान रखेंगे, म्यूटिनी, जब सोल्जर सिपाहियों का एक छोटा सा समूह अपने अधिकारियों की आज्ञा को मानने से इनकार कर देता है तो विद्रोह बन जाता है। अच्छा, सिपाहियों का विद्रोह कैसे जनता के बीच पॉपुलर हो जाता है, अब हम लोग जरा इस घटनाक्रम को यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे। देखिए, गुस्सा तो लोगों में पनप रहा था, ये बात तो हम लोगों ने अभी यहाँ पर देख ली। अच्छा इस विद्रोह का बड़े पैमाने पर जो आरंभ हुआ वो आरंभ हुआ मेरठ के क्षेत्र से। बड़े पैमाने पर इसका आरंभ कहां से हुआ? मेरठ के क्षेत्र से। लेकिन उसके पहले आप हमें एक घटना याद रखनी पड़ेगी और वो घटना है कहाँ की? वो घटना है बैरकपुर की। बैरकपुर के अंदर में 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने अपने सीनियर ऑफिसर्स को गोली मार दी। बाद में मंगल पांडे को फांसी हो गई। अच्छा भाई, ये घटना घटी बैरकपुर बंगाल। बैरकपुर कहां पर है? बंगाल के। मंगल पांडे जो कि 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे, 34th रेजिमेंट के सोल्जर थे मंगल पांडे। ठीक है भाई। इसके बाद 9 मई 1857 को मेरठ के अंदर में कुछ सिपाहियों ने अंग्रेजों की आज्ञा को मानने से इनकार कर दिया कि हम इन चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग नहीं करेंगे। अब चर्बी वाले कारतूसों का घटनाक्रम क्या है, आप जरा वो समझिए। एक्चुअली अंग्रेजों ने इसी बीच एक नई राइफल को लाया था और उस नई राइफल में जो कारतूस इस्तेमाल किए जा रहे थे, सिपाहियों के बीच में ये चल रहा था कि इन कारतूसों के अंदर में बीफ और पिग फैट का इस्तेमाल किया गया है, जो कि एक धार्मिक रूप से संवेदनशील मुद्दा बन गया था। मंगल पांडे ने इसी आधार पर अपने सीनियर्स की हत्या की थी। इसी आधार पर मेरठ के अंदर में सिपाहियों ने अपने अधिकारियों की आज्ञा को मानने से इनकार किया था और 10 मई को ये सिपाही जो है दिल्ली की तरफ मार्च करते हैं और 11 मई को दिल्ली के अंदर विद्रोह हो जाता है। सिपाही लगातार ये कह रहे थे फिरंगी को मारो। फिरंगी मतलब अंग्रेज, अपमानजनक शब्द होता था अंग्रेजों के लिए फिरंगी। अच्छा भाई, तो अभी अल्टीमेटली है क्या चीज, इन सिपाहियों ने जो है बहादुर शाह जफर के पास पहुंचे। हालांकि बहादुर शाह जफर ने इस विद्रोह में शामिल होने से मना किया था, लेकिन सिपाहियों ने जबरदस्ती जबकि उसको राजा घोषित कर दिया कि आप हमारे राजा हो, तो बहादुर शाह जफर भी एक भावनाओं के एक ज्वार में बहे और बहादुर शाह जफर ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि हम अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करेंगे। और बहादुर शाह जफर ने उस समय के जो भारत के अन्य क्षेत्रीय लोग थे उनके नाम पे खत लिखे। अब मैं जरा आपको बता दूं, दिल्ली पर कब्जा होने के बाद में करीब 1 हफ्ते तक चीजें शांत रही। भाई, न्यूज के फैलने में टाइम भी तो लगता है, समय भी तो लगता है। अच्छा भाई, तो अभी यहाँ पर है क्या चीज, बहादुर शाह जफर को राजा घोषित कर दिया गया है और जब ये खबरें कानपुर पहुंची नाना साहब के पास में, तो नाना साहब ने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि हम बहादुर शाह जफर के गवर्नर हैं। अवध के अंदर में बिरजीस कादिर को नवाब डिक्लेयर कर दिया गया। बिरजीस कादिर जो कि वाजिद अली शाह के बेटे थे, उनको बिरजीस कादिर को नवाब डिक्लेयर कर दिया गया अवध के अंदर में। और उनकी तरफ से उनकी जो माता जी थी बेगम हजरत महल, उन्होंने विद्रोह को आरंभ किया अवध के अंदर में। बरेली के अंदर में बख्त खान नाम के एक सिपाही थे। बरेली के अंदर में इनको बहादुर शाह का सेनापति डिक्लेयर किया गया और 3 जुलाई को, आप लोग जरा यहाँ पर देखिए, 3 जुलाई को करीब 3000 विद्रोही सैनिक जो है दिल्ली पहुंच जाते हैं बरेली से। और दिल्ली पर जो कब्जा होता है विद्रोहियों का, वो कब्जा और मजबूत हो जाता है। ये सारे पॉइंट्स याद रखना, सारे एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं सारे पॉइंट्स। अच्छा भाई, आप लोग यहाँ देखो किस तरीके से जो है रेजिमेंट आफ्टर रेजिमेंट म्यूटिनेटेड and took off to join other troops at nodal point like Delhi, कानपुर, लखनऊ। जैसे जैसे लोगों को मालूम चला तो जो बड़े बड़े केंद्र थे दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, सिपाहियों की टुकड़ियां वहां पहुंचने शुरू हो जाती है। अच्छा भाई, तो अभी अल्टीमेटली यहाँ पर है क्या चीज, किसने किस किस क्षेत्र में विद्रोह किया वो सारा मैंने बता दिया है आपको, वही सारा का सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ झांसी की बात लिखी हुई है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर कानपुर की बातें लिखी हुई है, नाना साहब की बातें लिखी हुई है, बिरजीस कादिर की बातें लिखी हुई है, जो कि मैंने अभी आपको बताई। अच्छा भाई,
अब यहाँ पर जो है तात्या टोपे का नाम भी लेना बहुत आवश्यक है। तात्या टोपे का नाम लेना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि तात्या टोपे नाना साहेब के साथ में मिल करके इस विद्रोह को आगे बढ़ा रहे थे इस पूरे क्षेत्र के अंदर में, कानपुर के क्षेत्रों के अंदर में। ठीक है भाई, नाना साहेब के साथ मिल करके विद्रोह को आगे बढ़ा रहे थे कौन? तात्या टोपे। अच्छा, इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है जो कि आप लोगों को बहुत बढ़िया से याद रखना चाहिए, अवंतीबाई लोधी। अवंतीबाई लोधी जो है ये मध्य प्रदेश के अंदर में रामगढ़ के एरिया में शासिका थी, और इन्होंने करीब 4000 विद्रोहियों सिपाहियों के साथ में विद्रोह किया था। हालांकि बाद में अवंतीबाई को हार का सामना करना पड़ा और वो शहीद हुई। लेकिन लक्ष्मीबाई की बात तो सब लोग जानते हैं, बट अवंतीबाई के बारे में भी आप लोग ध्यान रखें, एनसीईआरटी के अंदर में दे रखा है। अच्छा भाई, 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने अपने कमांडर इन चीफ को एक पत्र लिखा और उसने बताया कि कैसे अवध के अंदर में हर एक गांव हमारे खिलाफ में है, हर एक जमींदार हमारे खिलाफ में है। अच्छा, अंग्रेजों की हालत बहुत तेजी से बिगड़ती जा रही थी, अंग्रेजों की जो हालत है बहुत तेजी से बिगड़ती जा रही थी। फैजाबाद के अंदर मौलवी अहमदुल्ला, ठीक है, उन्होंने घोषणा कर दी कि बस अंग्रेजों का शासन भारत में खत्म होने वाला है। अब यहाँ पर एक शब्द है गाजी, गाजी धर्म योद्धाओं को कहते हैं, और आसपास के क्षेत्रों से धर्म योद्धाओं की पूरी एक फौज उन्होंने इकट्ठा कर ली। बिहार के अंदर में एक पुराने जमींदार थे कुंवर सिंह, बाबू कुंवर सिंह, इन्होंने अंग्रेजों को बहुत छकाया, इनके ऊपर अंग्रेजों ने हजारों रुपए का इनाम रखा था। अच्छा भाई, अब सिर्फ विद्रोहियों ने तो अपना जलवा दिखाया और उसके बाद कंपनी ने बदला लेना शुरू किया। यहां पर आप लोग ध्यान रखेंगे जरा, लाल किले का जो लाल किला है दिल्ली के अंदर में जो मुगल निवास स्थान था, उसका जो दाहिना किनारा है वो लाल किला कहलाता है, और जो बायां किनारा है वो सलीमगढ़ का किला कहलाता है। अब देखो, निकला ना बढ़िया प्रश्न कि सलीमगढ़ का किला कहाँ स्थित है। सलीमगढ़ किला कहाँ स्थित है? दिल्ली के अंदर में स्थित है। लाल किला सबको पता है, बड़ा हिस्सा है ना। सलीमगढ़ का किला इसी पूरे संरचना का, स्ट्रक्चर का जो बायां हिस्सा है वो सलीमगढ़ किला कहलाता है, और अंग्रेजों ने इस पूरे क्षेत्र को घेरा। और मैं बता दूं आपको, 1857 का सितंबर आते आते अंग्रेजों ने दोबारा से दिल्ली पर कब्जा कर लिया। बहादुर शाह जफर के बेटों को उसके सामने ही मार दिया गया। बहादुर शाह जफर और उसकी बेगम जीनत महल, इन दोनों को रंगून भेज दिया गया। रंगून कहां पर है? बर्मा। रंगून कहां पर है? बर्मा। बर्मा दैट इज आज का म्यांमार। और इसी क्षेत्र में 1862 में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई। अच्छा भाई, इसके बाद में लखनऊ पर कब्जा हुआ मार्च 1858 में। लक्ष्मीबाई को जून 1858 में मार दिया गया। ऐसा ही मैंने बताया था अवंतीबाई लोधी के बारे में, उनकी भी हत्या इन्हीं सबके बीच में हुई। तात्या टोपे ने कुछ दिन जो है जंगलों में छिप करके गुरिल्ला युद्ध पद्धति, छापा मार युद्ध पद्धति को अप्लाई किया, लागू किया, बट अल्टीमेटली अप्रैल 1859 में उनको भी फांसी हो गई, गिरफ्तार करके उनको भी मार दिया गया। नाना साहेब के बारे में मालूम चला कि वो नेपाल चले गए। बेगम हजरत महल के बारे में भी यही न्यूज मिली कि वो अंडरग्राउंड हो गई और नेपाल की तरफ चली गई। अंग्रेजों ने इन्हीं सब के बीच में जो जमींदार थे उनको ये बोला कि देखो जमींदार साहब, अब हम आपके क्षेत्रों पर कब्जा नहीं करेंगे, आपके जमीन पर अधिकार बने रहेंगे। तो अंग्रेज डिवाइड एंड रूल भी साथ में खेल रहे थे। इन्होंने कई सारे जमींदारों को इस तरह के प्रलोभन देकर के, लालच देकर के अपने साथ में मिला लिया। कई सारे राज्य रजवाड़ों को भी अपने साथ में मिला लिया। अच्छा भाई, अब जब 57 का विद्रोह खत्म होता है, 1859 का एंड आते आते, तो अंग्रेजों को यह बात तो समझ में आ गई कि यार जिस पॉलिसी से, जिस तरह से हम लोग अब तक काम कर रहे थे वैसे तो काम नहीं चलेगा। और ऐसे में हुआ ये कि 1858 का एक अधिनियम लाया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को खत्म कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और भारत का शासन आया अब ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत। मतलब जो ब्रिटेन की रानी थी, अब वो भारत की रानी भी डिक्लेयर कर दी गई। और इस तरीके से जो भारत की रानी बनी, उनका नाम था विक्टोरिया फर्स्ट। उनका नाम क्या था? विक्टोरिया
प्रथम। ठीक है भाई। इसके अलावा एक पोस्ट बना, वायसराय का पोस्ट बना, कैनिंग को पहला वायसराय बनाया गया। इसके अलावा एक पोस्ट बना इंडिया सेक्रेटरी का, सेक्रेटरी यहाँ देखो, सेक्रेटरी का पोस्ट में, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कौन था? ब्रिटिश कैबिनेट का एक मंत्री था। ध्यान रखना, एग्जाम में बड़ा अच्छा क्वेश्चन हो सकता है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो था ब्रिटिश कैबिनेट का एक मिनिस्टर था। ही वाज मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट। ओके, अच्छा भाई, दो पोस्ट बन चुके हैं। एक पोस्ट बन चुका है वायसराय का, भारत के अंदर में एक पोस्ट कौन सा बन चुका है? वायसराय का। मैं यहाँ लिख देता हूं इसको, मैं यहाँ लिख देता हूं, वायसराय का पोस्ट कहां पर बना? भारत के अंदर बना। और इंडिया सेक्रेटरी, ये पोस्ट कहां बना? ये पोस्ट बना लंदन में। हिंदी में इसे कहते हैं भारत सचिव। क्या कहते हैं? भारत सचिव। ठीक है भाई, ओके। इसके अलावा जो भारत के जो राजा रजवाड़े थे उनको ये बोला गया कि अब हम आपके राज्यों पर कब्जा नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन उन राजाओं से इस बात का आश्वासन भी लिया गया कि आप हमारे खिलाफ विद्रोह नहीं करेंगे। अच्छा भाई, इसके अलावा भारतीय सैनिकों की संख्या अब घटाई गई। अब गोरखा सैनिक, सिख सैनिक, पठान सैनिक, इनको सेना में ज्यादा तरजीह दी गई। और जिन राज्यों में विद्रोह हुआ था जैसे अवध, बिहार, मध्य भारत, दक्षिण भारत के जो सैनिक थे इनको सेना में घटाया गया कि ये विद्रोही सिपाही हैं। अच्छा, मुस्लिमों को षड्यंत्रकारी, रेबेलियन टाइप का डिक्लेयर कर दिया अंग्रेजों ने कि मुस्लिम नवाबों की संपत्तियों पर कब्जा कर लिया गया। इसका एक बड़ा कारण पता क्या था? कि जिस समय भारत में मुगल साम्राज्य चल रहा था तो भारत के अंदर में जो अधिकांश राज्य रजवाड़े, नवाब, जमींदार थे मुस्लिम थे। और जब विद्रोह हुआ तो बहुत जाहिर सी बात है मुस्लिम अधिक संख्या में, मतलब मुस्लिम राज्य रजवाड़े और जमींदारों की संख्या ठीक ठाक दिखेगी। और विद्रोह का नेता बहादुर शाह जफर, वो भी एक मुस्लिम। तो अंग्रेजों ने बोला कि मुस्लिम षड्यंत्रकारी है। तो अब इस तरीके से हुआ क्या कि जो मुस्लिम जो कम्युनिटी है उनको जो है सबकी निगाह से देखना शुरू कर दिया गया। अच्छा भाई, द ब्रिटिश डिसाइडेड टू रिस्पेक्ट द कस्टमरी, रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिसेस। भारत के अंदर में जो परंपराएं थी, जो पारंपरिक गतिविधियां थी, ठीक है, उनको जो है अंग्रेजों ने बोला कि इन पर हम कोई छेड़खानी नहीं करेंगे अभी। एंड पॉलिसीज वर मेड टू प्रोटेक्ट लैंडलॉर्ड्स एंड जमींदार्स एंड गिव देम सिक्योरिटी ऑफ राइट्स ओवर देयर लैंड्स। जो मैंने पहले बताया था कि जमींदारों के अधिकारों को मान्यता दे दी गई थी, ठीक है, ताकि वो भविष्य में अंग्रेजों का साथ दें। यहाँ पर एक बड़ी अच्छी एक घटनाक्रम है, ये 2 पेज में यहाँ बताया गया है, खुर्दा अपराइजिंग। इसको आप लोग जरूर पढ़िएगा, मैं इसका बताता हूं आपको। खुर्दा अपराइजिंग जो है ये उड़ीसा में हुआ था। और अंग्रेजों ने जब उड़ीसा पर कब्जा किया तो वहां के राजा थे मुकुंद देवकर। अच्छा, उनके राज्य पर कब्जा कर लिया। इसके अलावा अंग्रेजों ने एक काम और किया, जो यहाँ के सिपाही थे उनको जो है सेना से निकाल दिया गया। और जो यहाँ के सिपाही थे वो कहलाते थे पाइका। यहाँ देखो लिखा है पाइका, सिपाही, ये सिपाही थे यहाँ के। और इसी में एक इनके कमांडर थे जगबंधु विद्याधर या बक्सी जगबंधु। इन्होंने अपने लोगों के साथ मिलकर के विद्रोह कर दिया। और ये बात समझ में, इन्होंने अपने आप को यहाँ का राजा डिक्लेयर कर दिया। और अपने जो है राज्य में, अपने क्षेत्र में चांदी के सिक्के भी चलवाए इन्होंने। तो 1817 में 1817 में हुआ था ये खुर्दा विद्रोह या बक्सी जगबंधु का विद्रोह। और 57 के विद्रोह के पहले अगर हम ध्यान से देखें तो अंग्रेजों के खिलाफ ये एक बहुत बड़ा विद्रोह था। 57 के विद्रोह के पहले, ठीक है भाई, करीब 40 साल पहले। फाइन, तो जरा इसको एक बार आप पढ़ सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो तो मैंने बता दिए, बाकी तो पूरी स्टोरी है, स्टोरी लाइन है यहाँ पे जो लिखी हुई है, ठीक है। इसके अलावा वर्ल्ड हिस्ट्री का 1-2 पॉइंट यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। चीन में इसी समय 1850 से 1860 के बीच में एक विद्रोह, स्वर्गिक विद्रोह, स्वर्गिक विद्रोह कहते हैं इसको हम लोग। इसको जो है इतिहास में क्या था, इसमें यहाँ एक बंदा था होंग जियाकुन।
होंग जियाकुन, ये ईसाई था। और देखना यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज है, ये चीन में ईसाई धर्म का राज्य लाना चाहता था। और जब इसने विद्रोह किया ताइपिंग के अंदर में, ठीक है, इसे ताइपिंग विद्रोह भी कहा जाता है, चीन में हुआ ताइपिंग विद्रोह। किसने किया? होंग जियाकुन ने किया। एग्जाम में अगर आ गया ना ताइपिंग विद्रोह किसने किया था, तबाही मच जाएगी, लोग सोचेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री भी आ गई। तो ध्यान रखो, एक एक पॉइंट याद रखा होता है, होंग जियाकुन ने किया था चीन के अंदर में, ठीक है। अब जब इसने विद्रोह किया क्रिश्चियनिटी को लाने के लिए चीन के अंदर में, तो वहां का जो राजा था, क्विंग डायनेस्टी, उस समय शासन था क्विंग डायनेस्टी का, तो इस राजा की मदद करी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों दोनों ने इस विद्रोह को खत्म करने में। एंड नाउ द क्वेश्चन इज कि अंग्रेज और फ्रांसीसी तो खुद क्रिश्चियन है, तो वो इस विद्रोह को दबाने में हेल्प क्यों कर रहे हैं वहां के राजा की? एक्चुअली चीन के राजा अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के सपोर्टर्स थे, और चीन का एरिया इतना बड़ा था और वहां इतने कबीले थे कि अंग्रेजों को ये बात भली भांति पता थी, फ्रांसीसियों को पता थी ये बात अच्छी तरीके से कि बिना राजा के सपोर्ट के हम यहाँ पर कुछ कर नहीं पाएंगे विशेष। एंड दैट्स व्हाई उन लोगों ने भले ये ईसाई राज्य को लाने के लिए किया गया विद्रोह था, लेकिन अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने इस विद्रोह को समर्थन नहीं दिया, उन्होंने राजा का ही सपोर्ट किया, और राजा ने जो है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की मदद से इस ताइपिंग विद्रोह को जो है कुचल दिया। ये विद्रोहों की बात हो गई जरा देश दुनिया के बारे में। चलिए आप लोगों से मुलाकात होगी अगले सेशन में। वीडियो देखो 2-3 बार देखने पड़ेंगे, तब जाकर के चीजें और बढ़िया से समझ में आएंगी। हर बार नए की चाहत नहीं, एक जो चीज आप पढ़े उसको बार बार पढ़े, और एग्जाम में फिर आप देखेंगे कि बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेंगे, चाहे वो टीचिंग के एग्जाम्स हो और चाहे वो सिविल के एग्जाम्स की तरफ आप जा रहे हो, वो एग्जाम्स हो। ठीक है भाई, चलिए, थैंक यू।